हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश टेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो क्लास 12th पर होगा। किस पर होगा? क्लास 12th पर होगा। अब क्लास 12th में जो चैप्टर चल रहा है वो 6 है। कौन चैप्टर है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग डीएनए और आरएनए की पूरी प्रक्रियाओं को समझते हैं। डीएनए की खोज कैसे हुई, डीएनए कैसे बनता है, आरएनए आदि के पूरे घटनाक्रम को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ लिया था कि जैसे ये डीएनए है ना, ये आपका डीएनए रहा। 5 प्राइम एक सिरा होता है 5 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस प्रकार क्रम होता है। यदि मैं इन श्रृंखलाओं को सीधा करूं आपको आसानी से समझने में आ जाएगा। यदि मैं इन श्रृंखलाओं को इस प्रकार कर दूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरह से इन श्रृंखलाओं को कर दूं तो उनको समझ में आ जाता है कि एक श्रृंखला जो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरी श्रृंखला जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसी प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? यदि मैं सपोज दैट इस श्रृंखला की बात करूं, बड़े ध्यान से समझना। यदि मैं यदि मैं इस श्रृंखला की बात करूं, ठीक है ना, तो अब ये श्रृंखला कैसे बनी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक की कहानी को हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था। इसमें क्या होता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में आके इस पूरी की पूरी श्रृंखला को बनाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? समझ चुके थे। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड इस श्रृंखला का निर्माण करते हैं और उस न्यूक्लियोटाइड में एक उसका जो सिरा स्वतंत्र होता है वो 3 प्राइम होता है और ये कार्बन 3 पर होता है। किस कार्बन पर होता है? एक सिरा कार्बन 3 पर स्वतंत्र होता है। मैं पूरी बात लिख देता हूं यहां पे, देखिए समझिए इसको। एक सिरा जो नीचे की तरफ होता है वो कार्बन 3 पर होता है, वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्वतंत्र होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्वतंत्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिरे को बोलते हैं 3 प्राइम। दूसरा सिरा कार्बन 5 पर होता है जहां पर आपको फास्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा जिसको हम लोग 5 प्राइम सिरा बोलते हैं। अब ये पूरी की पूरी संरचना कैसे बनती है? हम लोग सीधा डीएनए बनाकर देखते हैं, ये वास्तव में बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, वो आप पिछले वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। इसलिए यदि आप मेरे लेक्चरों को पढ़ रहे हो तो कृपया करके आप एक सीक्वेंस को, एक क्रम को, एक पूरी की पूरी व्यवस्था को बनाकर पढ़िए। आपको, यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको पहले कोशिका पढ़नी चाहिए, उसके बाद 12th में डीएनए को पढ़ना चाहिए, है ना। हमारे हिसाब से नहीं बल्कि मेडिकल के हिसाब से, क्योंकि देखो यदि आपको कोशिका नहीं आती है तो आपको 12th के आगे चैप्टर या पूरी की पूरी बायोलॉजी को समझने में बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिका को जरूर पढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहां पर किस प्रकार बनता, कैसे बनता समझ लिया था। आज हम लोग इसमें एनसीईआरटी के क्रम को हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पता करेंगे कि एनसीईआरटी आगे क्या कहना चाहती है। कहने का मतलब है कि डीएनए की खोज किसने की, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। इस तरह के कई क्वेश्चनों को आज हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं आप कुछ बिंदुओं को नोट डाउन कर दूंगा और फिर उनके बाद उन बिंदुओं को मैं समझा देता हूं। चलिए ठीक है, हम लोग एक एक दो दो बिंदुओं को नोट डाउन करते हुए समझेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब 1869, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना क्योंकि ये एनसीईआरटी में सीधा वर्णित है ना। एनसीईआरटी में सीधा सन लिखा हुआ है तो सन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। क्या लिखा? 1869 में
फ्रेडरिक मेस्टर ने, साइंटिस्ट को नहीं बोलना, ठीक है, ईयर नहीं बोलना आपको, ठीक है, डीएनए की खोज की थी। किसकी खोज की? डीएनए की। बस एनसीईआरटी इतना बात कह के मौन हो जाती है। समझो, बात आती है कि डीएनए की खोज हो गई, अच्छी बात है, लेकिन खोज कहां से की? डीएनए की खोज कहां से की? तो पहली बात तो आती है, हम लोगों ने 11th में सेल बायोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो मैंने बात की थी डीएनए की, कुछ बिंदुओं पर वहां पे डिस्कस किया था। मैंने वहां बताया था कि जो डीएनए है वो वास्तव में पूरी की पूरी सेल का एक मुखिया है। जो पूरी की पूरी सेल है, जो सेल है, उस सेल को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? वो डीएनए करता है। यानी पूरे के पूरे सेल के कार्य व्यवहार को कंट्रोल करना किसका काम है? डीएनए का काम है। तो क्वेश्चन आया कि डीएनए को कहां से खोजा? तो सीधी सी बात है कि इन्होंने जब डीएनए को खोजा होगा तो सेल से खोजा होगा। फ्रेडरिक मेस्टर ने जब डीएनए को खोजा होगा तो सेल से खोजा होगा। अब क्वेश्चन आया कि वो कौन सेल थी जहां से इन्होंने डीएनए को खोजा? बिल्कुल बात ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उन्होंने किस सेल से खोजा। तो उन्होंने जो सेल थी वो पस सेल थी। कौन सेल थी? पस सेल थी। यानी जो लिखा है इस डीएनए को पस सेल के न्यूक्लियस। हाँ, अब एक बात और आती है कि सेल भी खुद में एक बहुत बड़ी संरचना है। बिल्कुल बात ठीक है। अब उसमें कहां मिलेगा डीएनए? क्योंकि सेल के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं, है ना, उसमें डीएनए कहां मिलेगा? वैसे डीएनए मिलता कहां कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, हरित लवक में भी मिलता है ना, और केंद्रक में मिलता है। लेकिन इन्होंने जो खोज की थी वो कहां से की थी? केंद्रक से की थी, यानी न्यूक्लियस से। अच्छा, एक बात आती है कि यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कोशिका में डीएनए कहां मिलता है, तो आंसर केंद्रक होगा। अब आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक भी है, लेकिन वो खुद में एक सेल है। देखो समझो कैसे खुद में सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक को प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता है, और ऐसा मानती है बायोलॉजी कि ये पहले प्रोकैरियोटिक हुआ करते थे, बाद में ये यूकैरियोटिक के अंदर आके रहने लगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रक्रिया है जो मैं उसकी पूरी चर्चा मैं आपको 11th में, जब 11th की क्लास आप 11th की लेक्चर पढ़ोगे कोशिका के, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मतलब जो कहां मिलता है? न्यूक्लियस में, यानी केंद्रक में। तो इन्होंने फ्रेडरिक मेस्टर ने, समझना बड़ी ध्यान से, केंद्रक की खोज, केंद्रक में डीएनए की खोज 1869 में की थी। ठीक है, और वो सेल कौन थी? पस सेल। और उस सेल को यानी डब्ल्यूबीसी, क्या कहेंगे? डब्ल्यूबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी से खोजा था। बात समझ में आ गई? अब इन्होंने उसे नाम क्या दिया? अब वहां पर इन्होंने क्या कुछ केमिकल देखे। जब इन्होंने फ्रेडरिक मेस्टर ने 1869 में पस सेल के केंद्रक में कुछ रासायनिक पदार्थों को देखा, उन रासायनिक पदार्थों को इन्होंने डीएनए नहीं कहा। बड़े ध्यान से सुना, यहीं पर गलती होती है। इन्होंने उस रासायनिक पदार्थ को न्यूक्लियन कहा। क्या कहा? न्यूक्लियन कहा। ये देखो, न्यूक्लियन कहा। इन्होंने डीएनए नहीं कहा। इन्होंने डीएनए को मतलब कहा कि देखो, हमको पस सेल के केंद्रक में कुछ रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं, और उन पदार्थों को न्यूक्लियन कहके अपनी बात को समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ? अब आगे की प्रोसेस क्या हुई? अब भाई इसका नाम, अब प्रश्न आता है कि सर इन्होंने तो न्यूक्लियन कहा, अब इसका नाम तो न्यूक्लिक अम्ल है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए जो है, डीएनए और आरएनए वो न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसने नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया अल्टमॉन ने। देखो क्या लिखा है, न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक अम्ल शब्द अल्टमॉन ने दिया। किसने दिया? अल्टमॉन ने दिया, है ना। तो शब्द किसने दिया? अल्टमॉन ने। खोजा किसने? मेस्टर ने। कहां से खोजा? पस सेल से खोजा। कौन सेल थी?
WBC थी। सेल के किस भाग से खोजा, किस कोशिकांग से खोजा, केंद्रक से खोजा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने। अब एक बात और आती है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं, दोनों को न्यूक्लिक अम्ल नाम अल्टमॉन ने ही दिया। क्यों दिया? क्योंकि दोनों डीएनए और आरएनए दोनों केंद्रक से खोजे गए थे, इसी कारण इन्हें अल्टमॉन ने न्यूक्लिक एसिड कहा। दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहा अल्टमॉन ने। क्यों कहा? इसका कारण था कि दोनों को न्यूक्लियस से खोजा गया था, दोनों को केंद्रक से खोजा गया था। एक बात बड़ी अच्छी दिमाग में आती है कि सर इस अर्थ पर जब जीव का निर्माण हुआ होगा, बड़े ध्यान से सुनना, इस अर्थ पर जब जीव का निर्माण हुआ होगा तो सर्वप्रथम इस अर्थ पर क्या बना होगा? सीधी सी बात है, सबसे पहले कोशिका बनी होगी। अब ये कोशिका कैसे बनी, क्या हुआ, मैं इस पर डिस्कस कब करूंगा? जब मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा, विकास इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे वहां पर इसकी चर्चा विस्तार में करेंगे, कोशिका कैसे बनी। तो अब कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो अब इन तीन में सबसे पहले कौन बनी होगी? इन तीन में सबसे पहले बनी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी। अब कहोगे सर ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई कि हाँ जब इस अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहले एक सेल का इन्फॉर्मेशन हुआ होगा। वो सेल कौन थी? वो सेल थी प्रोकैरियोटिक। बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर हम तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं, हम तो चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, हम लोग तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो हमको हमारे ही प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या है तुम्हारा प्रश्न? कहोगे सर हमारा प्रश्न ये है कि डीएनए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए आरएनए को। किसको पढ़ रहे हैं? डीएनए और आरएनए को। आप समझो यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो बात ठीक है कि पहले सेल बन गई, लेकिन हमको ये बताओ डीएनए और आरएनए में सर्वप्रथम कौन बना? बिल्कुल सही बात है, डीएनए और आरएनए में सर्वप्रथम कौन बना? तो मैं बता देता हूं आपको, गलती नहीं करना, सर्वप्रथम आरएनए का निर्माण हुआ, है ना। ये नहीं कहना पहले डीएनए बना, पहले आरएनए बना, उसके बाद डीएनए बना, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया नोट डाउन करते हैं, कुछ बिंदु फिर नोट डाउन करते हैं। अरे चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो डीऑक्सी क्यों कहा गया, है ना। प्रश्न आना चाहिए डीऑक्सी, मैंने क्या कहा, मैं जो नोट डाउन कर रहा हूं उसको समझना बड़े ध्यान से, है ना। डीऑक्सी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? देखिए डीऑक्सी का मतलब क्या है, जो डीएनए होता है आपका, जो आपका डीएनए होता है उसमें जो डीएनए की शर्करा होती है, बड़े ध्यान सुनना, जो डीएनए की 5 कार्बन वाली शर्करा होती है उसमें कार्बन 2 पर 1 ऑक्सीजन कम होता है। कम होता कि नहीं होता? कार्बन 2 पर 1 ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए से डीऑक्सी कहा गया। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, है ना, राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा गया, समझ चुके होंगे।
न्यूक्लिक अम्ल इसलिए कहा गया क्योंकि जब इसे खोजा गया था तब फर्स्ट सेल में यानी WBC के केंद्रक में इसे एक रसायन के रूप में ही तो खोजा गया था, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। केंद्रक में खोजा गया ना, तो इसलिए न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। अब यहां पर राइबोज, अब यहां पर डीऑक्सी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो आरएनए होता है, आप समझो बड़े ध्यान से, जो आपका आरएनए होता है, आरएनए उसमें कार्बन 2 पर ऑक्सीजन होता है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, ये लिखना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो डीएनए कार्बन 2 पर एक ऑक्सीजन यानी एक अलग करो, ठीक है, एक ही होता है ना। डीएनए के कार्बन 2 पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए कहा गया डीऑक्सीराइबोज कहा गया। और आरएनए के कार्बन 2 पर ऑक्सीजन होता है, इसलिए डीऑक्सी शब्द नहीं लगाया गया। तो इसका पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसको भी केंद्रक से खोजा गया था, इसलिए इसे भी न्यूक्लिक एसिड कहा गया, है ना। और आगे देखो क्या लिखा है, डीएनए शब्द, अपने ध्यान से, डीएनए शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैक कैरिस ने किया था। डीएनए शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैक कैरिस ने किया था, है ना। अब एक बात आती है, बड़ी अच्छी बात आती है, जो डीएनए था, डीएनए केंद्रक में था, डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक में उपस्थित था। अब उस केंद्रक से डीएनए को किसी ना किसी ने तो शुद्धिकृत किया ही होगा, किसी न किसी व्यक्ति ने उसको वहां से पृथक किया ही होगा। उसका नाम क्या है? उसका तो एनसीईआरटी ने जिक्र ही नहीं किया। यहां जो मैं लिख रहा हूं, काफी बिंदु ऐसे जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एग्जाम के जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो वहां पर मिलेंगे। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना उनको, ये नहीं कहना सर इसमें काफी चीजें तो एनसीईआरटी में है, नहीं है तो क्या हुआ, यहां पर तो है, ठीक है। तो अब वो कौन थे साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए को सर्वप्रथम पृथक किया और शुद्धिकृत किया? देखो मैं समझाता हूं उसको, है ना, समझो पहले इसको। क्या हुआ, यहां तक बात समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गया। जो डीएनए, मैं यहां पे लिख देता हूं, डीएनए को पृथक व शुद्धिकृत नीरेनबर्ग ने किया था, नीरेनबर्ग ने किया था। ये क्वेश्चन आपके AIPMT में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछा जा चुका है, CBSE AIPMT में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो क्या है यहाँ पे, डीएनए को सर्वप्रथम पृथक व शुद्धिकृत करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? नीरेनबर्ग थे। कौन थे? नीरेनबर्ग, है ना। ये गलती नहीं करना। आगे जो क्या लिखा है, विल्किंस व फ्रैंकलिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी से संबंधित है, ठीक है। क्या है? विल्किंस व फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन के आधार पर, एक्सरे निवर्तन के आधार पर क्रिक तथा वाटसन ने डीएनए की कुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया, डीएनए की कुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया, है ना। बात समझ में आ गई? तो इसका ईयर लिख लो, किस सन की बात है? 1953 में, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। ये सब एनसीईआरटी में वर्णित है। क्या है? विल्किंस व फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन के आधार पर क्रिक तथा वाटसन ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। ये आपको नोट डाउन करना है। चलो कुछ बिंदु और नोट डाउन करते हैं हम लोग।
अब इसमें हम लोग आगे देखते क्या लिखा हुआ है, क्या बिंदु ध्यान रखना है। अब इसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया है ना, डीएनए की खोज को समझ लिया। डीएनए की खोज किसने की, डीएनए नाम किसने दिया, न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, सर्वप्रथम न्यूक्लियन किसने कहा, कोशिका के किस कोशिकांग से खोजा गया, कौन सी सेल थी, आदि आदि तरह के बिंदुओं को हम लोगों ने समझ लिया। अब बात आती जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना है, जिसको क्रिक और वाटसन ने दिया कि नहीं दिया। क्रिक तथा वाटसन ने जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना थी, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसके बीच में नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। इस बात को किसने बताया, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं इसके बीच में, ये है ना, ये एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देना है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। एक पिच, अब पिच कहां से कहां होती है इतना बता देता हूं, ये होती है एक पिच, ठीक है। अब इसमें कितने बेस पेयर पाए जाएंगे ये आपको बताना। तो क्या है कि ये दो श्रृंखलाएं हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके बीच में बड़े ध्यान से समझना, इसके बीच में नाइट्रोजन, जो दो श्रृंखलाएं थी, इसके बीच में नाइट्रोजनी क्षार की उपस्थिति को किसने बताया, तो इसका आंसर हो जाता है चारगाफ ने, चारगाफ ने बताया। किसने बताया, चार। अब बात आती है कि सर जो न्यूक्लियोटाइड बनते, जो न्यूक्लियोटाइड पे जो श्रृंखलाएं बनती हैं, इसके बीच में नाइट्रोजनी क्षार व्यवस्थित किस प्रकार होती है। तो देखो किस प्रकार होते हैं, एडेनिन उसके जस्ट सामने होगा थाइमिन, गुआनिन उसके जस्ट सामने होगा साइटोसिन, साइटोसिन उसके ठीक सामने होगा गुआनिन, थाइमिन उसके ठीक सामने होगा एडेनिन। इस प्रकार होता है। अब इनके बीच में नाइट्रोजन क्षार कैसे होंगे, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3, इनके बीच में 2 नहीं 3, क्योंकि साइटोसिन गुआनिन है, और इसके बीच में भी 2। ऐसा होता कि नहीं होता है ना। तो याद रखना, गलती नहीं करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, है ना, गुआनिन और साइटोसिन में के बीच में 3। है ना। अब इन्होंने चारगाफ ने क्या बताया, चारगाफ बोले, सुनो, चारगाफ ने कहा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3। और बात वही पलट के आ जाएगी, साइटोसिन गुआनिन के बीच में 3, थाइमिन एडेनिन के बीच में 3। तो आपको ये याद रखना है, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब आगे समझो चारगाफ और क्या कह रहे हैं। चारगाफ ने बताया इसके बीच में एक बात उन्होंने भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कही। क्या कही, चारगाफ ने बताया कि एडेनिन बराबर थाइमिन होता है और गुआनिन बराबर साइटोसिन होता है। चारगाफ ने बताया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, तुमको सर अभी आपने गुआनिन साइटोसिन बोला था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड थे। यहां पर मैं बता रहा हूं एडेनिन के बराबर थाइमिन होता है, गुआनिन के बराबर साइटोसिन होता है, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए बराबर का प्रतीक है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बता रहा हूं, मैं गलती कर जाऊं। तो चारगाफ ने बताया एडेनिन बराबर थाइमिन होता है, गुआनिन बराबर साइटोसिन होता है। या फिर इसको और समझ लेते हैं, प्यूरिन में क्या क्या होता है,
एडेनिन, गुआनिन। दो होते कि नहीं होते, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन में क्या होता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। होता कि नहीं होता। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं चार ग्राफ के अनुसार, प्यूरिन बराबर प्रिमिडीन, ये भी लिख सकते है ना। देखो ना, एडेनिन, गुआनिन, है ना। तो क्या है, ये दो होते कि नहीं होते, तो इस तरह से भी प्यूरिन बराबर प्रिमिडीन लिख सकते हैं। चार ग्राफ ने ये नियम दिया। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं और उसको सॉल्व करके समझा देता हूं। समझो, यदि, अब मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं, देखिए, यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन 20% है, कितना है, 20%। यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन 20% है तो एडेनिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले मैं आपको कुछ समझ देता हूं, जल्दी से करो करो। है ना, करियो, बताइए। यदि डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन 20% है तो एडेनिन का प्रतिशत बताना है। कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, समझो इसको किस तरह से करना है। यदि नहीं किया है तो समझिए, यदि कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो, चार ग्राफ कहते हैं, क्या कहते हैं, चार ग्राफ, चार ग्राफ कहते हैं, चार ग्राफ के अनुसार, चार ग्राफ बोल रहे हैं एडेनिन बराबर थाइमिन, गुआनिन बराबर साइटोसिन। बता रहे कि नहीं बता रहे। तो हमको पता क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन कितना है, 20%। चलो, तो साइटोसिन हो गया 20% हो गया। जब साइटोसिन 20% है तो कन्फर्म है गुआनिन भी कितना होगा, 20%। प्लस कर दो 20%, बराबर कितना हो गया, 40%। यानी गुआनिन और साइटोसिन, है ना, साइटोसिन बराबर गुआनिन होता है। साइटोसिन 20% दिया तो गुआनिन 20% होगा, तो टोटल कितना हो गया, 40%। प्रतिशत की बात चलो 100 में होती है तो आप 100 - 40 कर दो, शेष कितना बचा, 60%। शेष कितना बचा, 60%। अब 60% में दो चीजें होंगी, एडेनिन और थाइमिन। तो सीधी बात है 60/2 बराबर 30%। तो एडेनिन कितना आ गया, 30%। आंसर क्या होगा, 30%, है ना। तो एडेनिन बराबर 30%। इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।